बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक और सनसनीखेज पूरी सरार और डरावनी कहानी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मुझे घर जाते हुए काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि आज दुकान पर काम ज़्यादा था। मेरी पिज़्ज़ा और बर्गर की दुकान थी जहां मैं लजीज पिज़्ज़े, दही भल्ले और बर्गर बनाती थी। मेरी दुकान सड़क से थोड़ा दूर थी। इस रास्ते से वो लोग गुजरते थे जिन्होंने मोटरवे के जरिए दूसरे शहर जाना होता था, यानी मेरी दुकान मोटरवे के नज़दीक ही थी। ये इलाका सुनसान भी था। मैंने अपने साथ काम कर के लिए 2 मेल और 2 फीमेल वर्कर्स रखी हुई थी। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। आज मुझे काफ़ी देर हो गई थी, बाकी सब तो चले गए थे लेकिन मैं अकेली रह गई थी क्योंकि एक बूढ़ी औरत मेरी दुकान पर बर्गर की फरमाइश करने आ गई थी। इसलिए मैंने इसके लिए बर्गर बनाया और इसे पेश किया। मैंने बड़ी सी खिड़की के जरिए इसे बाहर बर्गर पकड़ा दिया। वो बर्गर पकड़े अपना चेहरा झुकाए खाए जा रही थी। जब इसने बर्गर खत्म किया तो मेरी तरफ देखा। बेसाख्ता इसे देखकर मैं डर गई थी। इसकी आंखें गहरी सब्ज थी। इन आंखों में बड़ी वहशत और होलनाकी थी। कितने पैसे हुए? उसने मुझसे पूछा। इसकी भारी आवाज़ थी और इसमें मर्दाना आवाज़ का इम्तिजाज था। मैंने मजबूत रहते हुए इसे 100 रुपये कहा। मैं बर्गर के 100 रुपये लेती थी और 100 रुपये में काफ़ी बड़ा बर्गर बना कर देती थी। उसने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और खिड़की पर रख कर वहाँ से चली गई। सामने दरख्तों की भरमार थी जिसके अंदर ही कहीं वो गायब हो गई। जब मैंने वो 100 रुपये का नोट देखा तो मैं दंग रह गई। ये 100 रुपये का नोट 2020 का तो नहीं लग रहा था, बल्कि ये तो काफ़ी साल पुराना लग रहा था। मुझे परेशानी ने आ घेरा था। वो कोई औरत थी या औरत के रूप में आसेब थी, या फिर वो कोई पागल औरत थी। मैं तो डर गई और सोचा अब बस जल्दी जल्दी घर के लिए निकलती हूँ। मैंने दुकान का सामान समेटा, बत्तियाँ बुझाई, शटर नीचे किया, ताला लगाया और घर की तरफ निकल पड़ी। घर कदरे दूर था और मुझे पैदल जाना था। 12 तो बज ही चुके थे। मैं अकेली चलती जा रही थी। दूर कहीं गाड़ियाँ और बस वगैरह गुजरने की आवाज़ें ही आ रही थी। मैं चलती जा रही थी जब अचानक मुझे अपने साथ किसी शख्स का वजूद महसूस हुआ। आसपास लाइट्स की वजह से थोड़ी रोशनी थी। जब मैंने अपने पहलू में देखा तो वो कोई लड़की थी। जब मज़ीद गौर किया तो मालूम हुआ वो तो पलवशा थी, मेरी दोस्त। उसने भी मेरी जानिब देखा और हैरान होकर कहने लगी, जायशा, तुम आज भी इतनी रात को घर जा रही हो? मेरी सांस में सांस आई क्योंकि मुझे अब मेरी दोस्त मिल चुकी थी। इसका घर मेरे घर से करीबी था। अब मुझे इस बात का सहारा था कि मेरे साथ मेरी दोस्त है और मैं तन्हा नहीं हूँ जो घर जा रही हूँ। वैसे भी इलाका बड़ा सुनसान था। पनवशा से मैं पूछने लगी, तुम शारजा से वापस मुझे बताए बगैर कैसे आ गई? तुमने तो सितंबर में आना था। बस यही बातें करते करते घर आ गया। मैं अपने घर चली गई जबकि वो आगे चली गई। मैंने इसे अपने घर आने की दावत दी थी मगर इसने इनकार कर दिया और चली गई। मैं घर आई तो मेरी मम्मा ने मुझे चाय बना दी। आज खाना तो मैंने दुकान पर ही खा लिया था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट किया तो मालूम हुआ 10 मिनट पहले पनवशा की व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आ रही थी। मैंने वीडियो कॉल दोबारा की तो पनवशा ने उठा ली। उसे देखकर मैं तो हैरान रह गई। पनवशा किसी रेस्टोरेंट में थी। मैंने इससे कहा, तुम घर जाने की बजाय इतनी रात को रेस्टोरेंट चली गई हो? वो कहने लगी, बस भाई की बर्थडे थी, शारजा के अच्छे से रेस्टोरेंट में बनाने का दिल किया, इसलिए हम सब यहाँ आ गए हैं। पलवशा की बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने इससे पूछा, क्या तुम शारजा हो? मजाक कर रही हो ना? मैं जानती हूँ तुम पाकिस्तान हो। ये सुनकर इसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया तो था मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं पलवशा से बार बार कही जा रही थी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो भी मेरे रवैये पर दंग रह गई थी। सो मुझे यकीन दिलाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई और वीडियो कॉल के जरिए ही आसपास की चीज़ें दिखाने लगी। बिलाशुबा वो इस वक्त शारजा में ही थी। मुझे यकीन आ चुका था इसके खानदान वाले भी दुबई ही थे।
ڈرتے ہوئے میں نے فون بند کر دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اگر پروشا UAE کے شہر شارجہ میں تھی تو وہ کون تھی جو مجھے گھر تک چھوڑ کر گئی تھی اور راستے میں پروشا بن کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی؟ اس کا چہرہ، باتیں اور آواز سب کچھ پروشا جیسا ہی تو تھا۔ ڈر کے مارے میری روح فنا ہو گئی، مجھے ڈر سے پسینے آنے لگے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات تھی جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لاہور رہتے تھے۔ اللہ کا شکر تھا ہمارا اپنا ذاتی 5 مرلے کا مکان تھا۔ ابو کے جاتے ہی ہمارے زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ابو ہی ہمارے ذریعہ معاش تھے، سو ان کے جاتے ہی ہمارے معاشی حالات یکدم پستیوں کی گہرائیوں میں جا گرے۔ ہمارے پاس کھانے اور پہننے کے لیے کپڑے کی کمی تھی۔ میری عمر تب 22 سال تھی۔ امی نے سوچا کہ کیوں نہ 2nd اور 3rd فلور کرائے پر دے دیا جائے۔ یوں ہم نے 10 ہزار کرایہ مقرر کیا اور دونوں پورشن کرائے پر دے دیے۔ 2-3 ماہ تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر کرایہ داروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مرد کا سہارا ہمیں نہیں تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرایہ داروں نے کرایہ دینے میں کنجوسی کر دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے کرایہ دار رکھے، لیکن وہ لوگ بھی اچھے نہ تھے۔ ہر وقت ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے تھے اور اپنی غریبی کا رونا روتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ غریب نہیں تھے، صرف اس گھر پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے سلسلہ چلتا رہا اور پھر ہم نے کرایہ دار نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، سو میں نے سوچا میں ایک دکان کھول لیتی ہوں جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی۔ اسی طرح میں نے تھوڑا دور ایک دکان خرید لی۔ یہ دکان مجھے میرے چچا نے خرید کر دی تھی، کیونکہ ان کے بقول انہوں نے ابو سے کافی قرضہ لیا تھا، اور اب چونکہ ابو فوت ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے وہ قرضہ واپس کرنے کا سوچا۔ تو میں نے ان سے کہا مجھے دکان خریدتے ہیں۔ یوں انہوں نے مجھے دکان خرید دی، جسے میں نے ریویویشن کے بعد بہت خوبصورت بنا لیا تھا۔ پھر میں نے پیزا، برگر اور دہی بلے وغیرہ لگانے شروع کی۔ اللہ کا شکر تھا کمائی بہت اچھی ہو رہی تھی اور پیسہ دھڑا دھڑ آ رہا تھا۔ امی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مجھے دن دگنی رات چگنی ترقی دے رہا تھا۔ اب چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے مجھے رات کو آتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی تھی۔ اکثر ماما مجھے کہتی تھی زائشہ دیر سے مت آیا کرو، اتنی رات تمہارا گھر سے باہر آنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کرتی تھی گھر جلدی آ سکوں، لیکن کوشش کے باوجود میں کامیاب نہ ہو پاتی کیونکہ رش کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن آج جو میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میرے دل میں ڈر پیدا کر دیا تھا، اور میں سوچنے لگی تھی مجھے اب واقعی گھر جلدی آ جانا چاہیے۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن میں اٹھی اور پھر کل رات والے ہولناک کہانیوں کو بھلا بیٹھی۔ مجھے تو اس بارے میں بالکل بھی کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ سارا دن میں مصروف رہی، پھر شام ہوتے ہی گھر سے نکل گئی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح کسٹمرز آتے ہی جا رہے تھے، مجھے سر جانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اسی طرح کب 11 بجے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے ورکرز گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی ان کے ساتھ ہی نکل جاتے ہوں۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آ گیا، وہ کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا جی آپ کو کیا چاہیے؟ وہ مجھے بدستور بھول رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ ان کی بار وہ خوفناک سی آواز میں بولا تم اچھا نہیں کر رہی زائشہ، تم اچھا نہیں کر رہی، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، گھر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں ہکا بکا اسے جاتا دیکھتے رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، وہ بوڑھا کون تھا اور مجھے وہ سب کیوں کہہ کر گیا تھا۔ میں کافی دیر وہاں ساکت و جامد کھڑی رہی۔ میرے ورکرز سارا نے آ کر مجھے ہوش دلایا تھا۔ میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں انہیں دکان بند کرنے کو کہا اور پھر ہم سب گھر کے لیے نکل پڑے۔ آج میں گھر پہلے سے جلدی آ گئی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر بولی شکر ہے تم جلدی آ گئی۔ میں بس مسکرا دی اور کافی خاموش تھی۔ مما نے بھی یہ بات نوٹ کی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اتنی خاموش کیوں ہو زائشہ، کیا تھک گئی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں ان کو سچائی تو بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اتوار ہے، چھٹی کر لو۔ میں نے ان کے خیال سے اتفاق کیا اور کل چھٹی کا پلان بنا لیا۔ میں سوچ رہی تھی کل کے دن آرام کروں گی تو بہتر محسوس کروں گی۔ ویسے بھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا، پہلے وہ عجیب بری عورت، پھر پلوشا کی شکل میں کوئی لڑکی، اور آج وہ عجیب برا آدمی۔ کیا یہ سب نارمل تھا؟
نہیں مجھے تو کچھ نارمل نہیں لگ رہا تھا. میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ اپنی حالت کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی, مما سے تو بالکل بھی نہیں. اس کی وجہ تو یہ تھی کہ اگر میں انہیں اس بارے میں بتا دیتی تو وہ مجھے دکان پر جانے ہی نہ دیتی اور گھر بٹھا لیتی. بڑی مشکل اور محنت سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا. میں نہیں چاہتی تھی سب کچھ خراب ہو, اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی. مما نے مجھے کھانا دیا اور میں نے خاموشی سے کھا لیا. مما کو خالہ کا فون آ گیا, سو وہ ان سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی, جبکہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی. نائٹ بلب آن کر کے میں بیڈ پر لیٹ گئی. پنکھا فل سپیڈ پر چل رہا تھا. میں اتنا تھک گئی تھی کہ لیٹتے ہی سو گئی. سوتے وقت میرے خواب میں وہی تین مناظر گھومنے لگے. سب سے پہلے وہ بوڑھی عورت, پھر پلوشا اور اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی. میں ڈر کر اٹھ گئی. میں نے گھڑی میں وقت دیکھا, ابھی مجھے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. بامشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا. مجھے اب اتنا ڈر لگ رہا تھا. میں نے سوچا مما کے کمرے میں ان کے ساتھ جا کر سو جاتی ہوں. یوں میں اٹھی اور مما کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی. وہ بھی خالہ سے بات کر ہی رہی تھی. میں آنکھیں موند کر سو گئی. اتوار کو گھر پر آرام کرنے کی وجہ سے میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی. میں نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا دیا تھا کہ آج دکان بند رہے گی. دوپہر کو مما کہنے لگی میں مارکیٹ جا رہی ہوں, کچھ سامان ختم ہو گیا ہے, مجھے وہ لینا ہے. میں نے کہا مما مجھے بھی لے جائیں, اس بہانے میری واک بھی ہو جائے گی. میں تیار ہوئی اور پھر تھوڑی دیر میں ہم دونوں گھر کو تالا لگا کر نکل پڑے. مارکیٹ تھوڑا دور تھی, ہم پیدل ہی چل رہے تھے. اس کے بعد ہم ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آ گئے. وہاں سے امی نے چیزیں خریدی اور بل ادا کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکل گئے. مما مختلف دکانوں پر جا کر ونڈو شاپنگ کر رہی تھی. اس کے بعد مما کو بھوک لگ گئی تو دہی بھلے والی دکان میں جا کر ہم دہی بھلے کھانے لگے. میں نے اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے مما کو بتایا اس سے اچھے دہی بھلے تو میں بنا لیتی ہوں. مما ہنس دی تھی, وہ بھی میری بات سے متفق تھی. انہوں نے میری تعریف کی, واقعی ذائشہ تمہارے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے. مما کی میرے لیے تعریف میرے لیے کسی شہد سے کم نہیں ہوتی تھی, جس کا ذائقہ میری رگوں مجا میں گھلتا جا رہا تھا. کھاتے کھاتے بے ساختہ میری نگاہ سامنے ایک ٹیبل پر پڑی. وہاں پر وہی بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی بیٹھا تھا. وہ دونوں کچھ کھا پی نہیں رہے تھے بلکہ میری جانب غصے کی سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. میں اس وقت ریڈ کلر کی تنگ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی. میرے بال کھلے ہوئے تھے. میں ایسا ہی لباس پہنتی تھی. میں نہیں جانتی تھی وہ دونوں مجھے شعلہ برساتی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے تھے. میں اب ڈرنے لگی تھی. کیا ہو گیا ذائشہ, چہرے پر پریشانی کیوں؟ مما نے میرے چہرے کے تاثرات اور زرد پڑتی رنگت دیکھ کر تفکر سے پوچھا. وہ پوچھنے لگی کیا تم نے مرچیں زیادہ ڈالنی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور تھوڑا آگے کو جھک کر رازدارانہ انداز میں مما سے کہا جو سامنے والے ٹیبل پر بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی بیٹھے ہیں وہ بہت عجیب ہیں, آپ دیکھیں ذرا ان کو. میرے کہنے پر مما نے پیچھے کو دیکھا, پھر پوچھنے لگی کہاں ہے وہ؟ جب میں نے انہیں اشارہ کیا تو پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہ بوڑھا آدمی اور عورت سیکنڈز میں وہاں سے غائب ہو گئے تھے. ٹیبل اب بالکل خالی تھا, حالانکہ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے مما سے کہا شاید وہ چلے گئے ہیں. خیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. جب میری نظر دوبارہ اس ٹیبل پر پڑی تو وہی دونوں مجھے تیش کی عالم میں مجھے بھورتے ہوئے دیکھ رہے تھے. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میرا کھانا بھی مشکل ہو گیا تھا. میں نے بمشکل دہی بھلے کھائے اور پھر مما سے کہا چلیں اب چلتے ہیں. میرا دل اس وقت کسی نازک چڑیا کی طرح زور زور سے پھڑپھڑا رہا تھا. وہ کسی شکاری کے شکنجے میں پھنس جاتی ہے. جو میں گھر آ گئی تو ان دونوں کے بارے میں سوچتی رہی. وہ دونوں کون تھے, مجھے کیسے جانتے تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ آج رات میں سونے کے لیے لیٹی تو دوبارہ سے ان بوڑھا آدمی کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا. میں ڈر چکی تھی. اپنے کمرے سے ہی مجھے وحشت ہونے لگی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پوری اسرار سا بوڑھا آدمی اور خوفناک سی بوڑھی عورت میرے کمرے میں ہی میرے آس پاس موجود ہیں اور انگارہ برساتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہیں بلکہ گھور رہے ہیں. یہ سب سوچتے ہی میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی.
मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझ पर आज से पहले ऐसी खौफनाक कैफियत कभी तारी नहीं हुई थी। मैं बहादुर थी, लेकिन पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया था। इस वक्त काफ़ी रात हो गई थी, मम्मा सो चुकी थी। मैं उठकर इनके कमरे में गई और इनके साथ बेड पर लेट कर सो गई। ये रात पुरसुकून तरीके से गुजर गई। मुझे कोई खौफनाक ख्वाब नहीं आया था। सुबह मम्मा मुझसे पूछने लगी, तुम मेरे साथ आकर लेट गई थी, रात को डर लग रहा था क्या? मम्मा के पूछने पर मैंने इनसे झूठ बोलते हुए कहा, नहीं तो बस दिल किया आपके साथ सो जाऊं। इन्हीं सोच सच्चाई मैंने इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो परेशान ना हो जाएं, और परेशान होने के बाद उन्होंने मुझे दुकान पर जाने से मना कर देना था, इसलिए मैंने इनको कुछ नहीं बताया था। आज मैंने छोटी आस्तीनों वाली कमीज़ पहनी थी जो घुटनों तक थी। इसके साथ तंग पाजामा था। बालों का मैंने जूड़ा बना लिया था। छोटी आस्तीन होने की वजह से मेरे बाजू भी नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा ही लिबास पसंद था। काम करते करते रात हो गई। 10 बजे साजिद मेरे पास आया और मुझसे छुट्टी मांगने लगा। जल्दी छुट्टी क्यों चाहिए? सब खैरियत है? मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगा, आज इसने अपने दोस्त के घर ज़रूरी काम से जाना है, सो मैंने इसे छुट्टी दे दी। वो जा चुका था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब वो वापस आ गया। अरे तुम वापस क्यों आ गए? मैंने इससे पूछा। मुझे लगा वो गया ही नहीं है। वो कहने लगा, मैम मेरे दोस्त का रास्ते में फ़ोन आ गया था। वो कह रहा था इस वीकेंड मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं, सो आज का गेट टुगेदर कैंसिल हो गया। उसने बताया वो काम करना शुरू हो चुका था। आज सारा तो छुट्टी पर थी। फायजा 11 बजे से पहले घर के लिए निकल गई थी। शहीर भी चला गया था, मगर साजिद मेरे साथ था। इतने में किसी फैमिली का दुकान के करीब से गुजर हुआ। गाड़ी में से एक आदमी उतरा और उसने 5 बर्गर का ऑर्डर दिया। इसके बर्गर तैयार करके मैंने इसे दिए और फिर पेमेंट करके वो चला गया। लोग आते जा रहे थे। मैंने साजिद से कहा तुम घर चले जाओ, लेकिन वो कहने लगा, जायशा मैम आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। जब आप जाएंगी तो मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा। अभी ऑर्डर ले लेते हैं। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। जो काम करते करते 12 बज के मैंने मम्मा को फ़ोन कर दिया था, आज थोड़ी देर हो जाएगी। फ़ोन बंद किए मुझे 2-3 मिनट ही हुए थे कि मेरा सर दर्द होने लगा। मेरा बीपी लो हो गया। मैंने साजिद से कहा मुझे पानी देना। इसने किचन में जाकर पानी का गिलास भरा और मुझे दिया। पानी का रंग शफाफ नहीं था, जाने कैसा पानी था, लेकिन इस वक्त प्यास शदीद थी, इसलिए मैंने पानी पी लिया। मैं स्टूल पर बैठ गई थी। परस से मैंने गैस्ट्रो टैबलेट निकाली। इसको चूस कर खाने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था, मगर मुझे अचानक से नींद आने लगी। मेरी आंखें बंद हो रही थी। आसपास क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जायशा मैम, साजिद ने मुझे पुकारा, लेकिन मैंने इसे जवाब ना दिया और ना इसकी जानिब देखा। वो मुझे कहने लगा, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये क्या कर वो मुझे दुकान से बाहर ले आया। मैं इसके पीछे पीछे आ रही थी। इसने शटर बंद किया और ताला लगाने के बाद चाबी मेरे पर्स में डाल दी और पर्स मुझे पकड़ा दिया। आगे बढ़कर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं तो अपने हवास में ही नहीं थी, इसलिए इससे सवाल ही ना कर पाई कि क्यों उसने मेरा हाथ पकड़ा है। वो मुझे लेकर चलता जा रहा था, लेकिन जिस रास्ते पर वो जा रहा था वो रास्ता मेरे घर का तो नहीं था, बल्कि वो मुझे किसी और रास्ते ही ले जा रहा था। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ना थी कि मैं इससे सवाल करती, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब दरख्तों की वादियाँ शुरू हुई। हर जगह दरख्त ही दरख्त थे। वो मुझे इस जंगल नुमा वादी के बीचों बीच ले गया। दूर कहीं खेत शुरू हो जाते थे। इससे थोड़ा आगे जाकर ट्रेन की पटरियाँ थी जहाँ से ट्रेन गुजरती थी। उसके आगे जाकर ईंटों की फैक्ट्री थी जहाँ ईंटें बनती थी। खैर वो मुझे एक अजीब सी हवेली के करीब ले आया। इसके बाद इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। रात गहरी होती जा रही थी। साजिद ना जाने कहाँ चला गया था। दूर दूर तक इसका नामो निशान ना था। मैं कितनी ही देर इस हवेली के बाहर खड़ी रही। वो हवेली सुर्ख रंग की थी।
इतनी रात को चांद की रोशनी में इसका रंग चमक रहा था। इसके रंग से यूं लग रहा था कि हवेली आग से बनी है। होश की दुनिया में मैं तब आई जब मेरे शाने पर टंगे पर्स में मौजूद मेरा फ़ोन बजा। काफ़ी देर फ़ोन बजता रहा, फिर अचानक मैं होश में आई। होश में आते ही मैं ज़मीन पर गिर गई। फ़ोन दोबारा बजना शुरू हो चुका था। अब मैं मुकम्मल हवासों में आ चुकी थी। मम्मा, मैंने मम्मा को पुकारा और पर्स से फ़ोन निकाला। कॉल मम्मा की आ रही थी। मैंने कॉल उठाई तो वो परेशान थी। वो कहने लगी, जायशा, रात का 1 बज चुका है, कब आओगी तुम वापस? तुम्हारे इंतज़ार में मैं अब तक जाग रही हूँ। मम्मा की बात सुनकर मैं कांपते हुए बोली, बस आ रही हूँ मम्मा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और पर्स में रख लिया। मैं खड़ी हो चुकी थी और हैरत से यहाँ वहाँ देख रही थी। ये मैं कौन सी जगह आ गई थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ साजिद क्यों लेकर आया था? मैंने वापस जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरा पाँव झाड़ियों में आ गया। ओ, मैं एक बार फिर नीचे गिर चुकी थी। मेरे कपड़े भी मिट्टी से भर गए थे। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते मैंने रास्ता ढूंढा और फिर घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी बिखरी हालत देखकर मम्मा परेशान हो गई। ये सब क्या है, तुम ठीक तो हो? उन्होंने पूछा तो मैंने इनसे कहा, मम्मा रास्ते में बस पाँव फिसल गया था, इसलिए गिर गई थी। ये सुनकर मम्मा को बहुत गुस्सा आया। वो मुझे कहने लगी, अगर कल तुम 11 बजे वापस ना आई तो मैं तुम्हें दुकान पर जाने ही नहीं दूंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मम्मा ने मुझे खाना दिया। मेरा सर भी बड़ा दर्द कर रहा था। मैं पैनाडोल की गोली खाकर सो गई थी। मुझे ख्वाब में बार बार वो हवेली नज़र आ रही थी, वो खौफनाक लाल हवेली। अगले दिन में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मम्मा ने ज़बरदस्ती छुट्टी करवा ली। उन्होंने सारा दिन मुझे आराम करवाया था। वो मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पास आकर वो कहने लगी, जायशा तुम ये काम छोड़ दो, हम कुछ और कर लेंगे जिससे आमदन आ जाएगी। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अटल लहजे में कहा, मम्मा आप आइंदा ये सब मत कहिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना अच्छा काम चल रहा है, इतनी अच्छी कमाई और कारोबार पर मैं लात मार नहीं सकती। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। वो जानती थी मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा दुकान छोड़ देने का नहीं कहा। तबीयत मेरी बेहतर थी, इसलिए मैं कल शाम को दुकान पर चली गई। सबसे पहले साजिद दुकान पर आता था। ये दुकान 5 मरला थी। एक कमरा था जहाँ खिड़की थी, जहाँ से ऑर्डर लिए जाते थे। इसी कमरे से अटैच एक वसी किचन था जहाँ खाना तैयार होता था। इसके बाद एक हॉल था जो इन लोगों के लिए था जो यहाँ बैठकर खाना खाते थे। ये दुकान बहुत खूबसूरत थी। खैर मैंने साजिद को जूं ही देखा मुझे इस पर गुस्सा आ गया। मैंने इससे कहा, रात को 12 बजे के बाद तुम मुझे इस गलत रास्ते में क्यों लेकर गए थे और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? मैंने बरहमी से पूछा। मेरा तो इरादा था इसे यहाँ से निकाल ही दूंगी। मुझे सब याद था। कल रात साजिद ने मेरा हाथ भी पकड़ा था और मुझे इस खौफनाक सी जगह पर छोड़कर चला गया था। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, ये आप क्या कह रही हैं मैम? मैं तो कल 10 बजे घर चला गया था। इसकी बात सुनकर मुझे इस पर मज़ीद तैश आया। मैं जानती थी वो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने इसे कहा, जब तुम से मुझे सच नहीं बताओगे और अपनी गलती तस्लीम नहीं करोगे तुम नौकरी नहीं कर सकते। मैं आज ही तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। ये सुनकर इसके होश उड़ गए। वो कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने लगा मैं कल 10 बजे वाकई घर चला गया था। इसके बाद मैं यहाँ वापस नहीं आया और ना मैंने आपसे मुलाकात की। थोड़ी देर में सारा फायजा भी आ गई और शहीर भी। मैंने इनसे पूछा, क्या कल 10:15 बजे साजिद वापस नहीं आ गया था? ये सुनकर वो हैरान हुए और कहा, नहीं मैम, साजिद तो 10 बजे चला गया था और उसके बाद वापस नहीं आया। इनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं कमरे में आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। आज अचानक मैंने खिड़की के बाहर देखा तो सामने दरख्त के पास साजिद खड़ा नजर आया। मैं चौंक कर इसे देखने लगी। देखते ही देखते वो इसी खौफनाक बूढ़े आदमी की शक्ल में आ गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं भाग कर किचन में आई और देखा साजिद वहीं खड़ा था। अगर साजिद ये था तो इसका मतलब था कल रात भी वो बूढ़ा आदमी साजिद के रूप में वापस आ गया था। मेरी रूह लरस गई। मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा। मैंने साजिद से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे गलतफहमी हुई थी, कल रात तुम वापस नहीं आए थे। ये सुनकर वो कहने लगा, कोई बात नहीं मैम, मुझे बुरा नहीं लगा।
खैर मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि कोई आसेब मेरे ऊपर हावी हो गया है। साथ ही इस बात पर भी यकीन आ गया कि वो बुरा आदमी आसेब है, वो कोई इंसान नहीं है। जैसे ही 9 बजे खिड़की के बाहर वो औरत आखिरी हुई, वही खौफनाक बुरी औरत, मैंने इसे देखा और मैं एक बार फिर डर गई। तुम दोनों कौन हो, क्यों मेरा पीछा करते हो? मैंने हिम्मत करते हुए इस औरत से पूछा। वो डरावनी आवाज़ के साथ बोली, अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो इसी लाल हवेली रात के वक्त आ जाना। इतना कहकर वो वहाँ से हट गई। मैं हैरान थी, यानी मुझे असलियत तब मालूम पड़ती जब मैं इस खौफनाक सी हवेली में जाती, वो भी तन्हा। ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था, मैं नहीं जाऊंगी। आज जल्दी काम ख़त्म हुआ तो मैं 10:30 ही घर आ गई। मैंने मम्मा को सरप्राइज़ देना चाहा था कि मैं आज जल्दी घर आ गई हूँ। यूँ मैं चाबी से लॉक खोल कर घर दाखिल हुई। जब मैं लाउंज में आई तो मेरे कानों में मम्मा की आवाज़ टकराई। मम्मा फ़ोन में इतनी मगन थी कि इन्हें पता ही ना चला मैं आ गई हूँ। मेरी जानिब इनकी पुश्त थी, वो हिना खाला से बात कर रही थी। वो कह रही थी, बस क्या बताऊँ हिना, मैं तो हर वक्त जायशा की वजह से परेशान रहती कि कहीं वो इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। आमिर साहब ने कहा था जब वो 25 साल की हो जाएगी तो इसके लिए वो जिन्नात मुसीबत खड़ी कर देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक सब ठीक है। एक आमिर ने तो ये तब कह दिया था वो दोनों जिन्नात भी मर गए हैं, इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। बस अल्लाह करे वो जिन्नात मर ही गए हों। मम्मा की बातें मेरा दिल दहला गई। वो किन जिन्नात की बात कर रही थी? कई इन जिन्नात की तो नहीं जो बूढ़ा आदमी और बुरी औरत के रूप में आता था, या फिर वो दोनों जिन्नात ही थे? मम्मा ने फ़ोन बंद किया और मुझे पीछे खड़ा पाकर हैरान रह गई। मम्मा, आप हिना खाला से क्या बात कर रही थी? प्लीज़ मुझे पूरा सच बताएं। आधा सच तो मैं सुन ही चुकी हूँ, मुझसे कुछ मत छिपाइएगा, आपको मेरी कसम। मैंने इनसे कहा। मैं इनके सामने बैठ गई थी। वो कहने लगी, कह रहे तुम हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो, फिर बताती हूँ। खैर मैंने इनकी बात मान ली थी। हाथ मुँह धोकर मैं मम्मा के कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। खाना खाने के बाद मैंने मम्मा से कहा, अब मुझे सच्चाई बताएं। यूँ उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर मुझे बताना शुरू किया कि 19 साल पहले की बात थी। मैं सिर्फ 5 साल की थी। एक दिन मैं शहर में खड़ी खेल रही थी जब एक काली बिल्ली मेरे पास आई, मुझ पर हमला करने लगी। पापा वहीं करीब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसके हमले से मुझे बचाने के लिए उन्होंने मुझे उठाया और ज़ोर से बिल्ली को लात मारकर इसे दूर फेंक दिया। इनका इरादा इस बिल्ली को सिर्फ मुझसे दूर करने और डराने का था, लेकिन वो बिल्ली दूर इस जगह जा गिरी जहाँ औजार वगैरह पड़े थे। अबू की गाड़ियाँ और बाइक के औजार की दुकान थी। उन्होंने पुराने औजार नान में रखे हुए थे। वो बिल्ली इन औजारों में जा गिरी जहाँ इसका सर एक नोकीजी चीज़ से टकराया और वो मौका पर मर गई। हम नहीं जानते थे वो बिल्ली बिल्ली नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। इसके बाद इसके जिन्नात माँ बाप हमें परेशान करने लगे। उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया। वो हमें बहुत डराते थे, कभी कभी तुम पर और मुझ पर और तुम्हारे पापा पर तशद्दुद भी करते थे। इस तरह हमने आमिर साहब से रब्ता किया और इन्हें सब कुछ बता दिया। हम जिन्नात को समझा चुके थे कि गलती हमारी नहीं थी, हमारा इरादा इसे मारने का नहीं था, मगर वो जिन्नात तैश में थे। वो हमें किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहते थे। आमिर साहब की कोशिशों से वो हमारी ज़िंदगी से दूर चले गए, लेकिन वो जाने से पहले ये क्या कर गए थे, हम तुम्हारी बेटी को भी वैसे ही नुकसान पहुंचाएंगे जैसे तुमने हमारी बेटी को पहुंचाया। मजीद ये कि इनकी वो बेटी 25 साल की थी और इन जिन्नात का कहना था जब जायशा 25 साल की होगी तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा, हम इस पर हावी हो जाएंगे। जिन्नात के डर से हमने आबादी से दूर कर ले दिया था ताकि जिन्नात हमारा पीछा ना कर सके। एक आमिर साहब ने कहा था वो जिन्नात मर चुके हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बस इनकी बात से मुझे बहुत हौसला है। लेकिन अब चूँकि इस साल तुम 25 साल की हो जाओगे, इसलिए मुझे डर लगा रहता है। मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए सोच रही हूँ अब से तुम्हारे साथ दुकान पर जाया करूंगी और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मम्मा मुझे सब सच सुनाकर खामोश हो चुकी थी।
मेरा दिल कहा किया मम्मा को सच बता दूं कि वो जिन्नात मुझे तंग करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं चाह कर भी इन्हें नहीं बता सकती थी। ये बताने की वजह इन ना बताने की वजह इनका उदास और मुतफिकर चेहरा था। इनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मुझे लग रहा था अगर मैंने इन्हें बता दिया वो जिन्नात मुझे तंग करते हैं तो ये सुनकर मम्मा रोने लग जाएंगी। ज़्यादा रोने की वजह से इनकी तबीयत भी बिगड़ सकती थी। इसलिए मैंने इन्हें कुछ ना बताया और इनसे कहा मम्मा आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप बस उदास ना हो, सब ठीक रहेगा। कल से आप भी मेरे साथ दुकान पर चले जाइएगा। मम्मा अब खुश हो गई थी। वो कहने लगी मुझे नींद की गोली दे दो, मेरा सर दर्द है। यूँ मैंने इनको गोली दे दी। थोड़ी देर में वो सो चुकी थी जबकि मेरी नींद उड़ गई थी। मैं इस बुरी औरत की बात याद करने लगी। इसने मुझे कहा था अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो लाल हवेली में आ जाना। मैंने वहाँ जाने का इरादा कर लिया क्योंकि मैं खुद अब इन सब जिन्नात से बात करना चाहती थी। मैं 25 साल की होने वाली थी और मैं नहीं चाहती थी वो मुझे और मम्मा को नुकसान पहुँचाएं। इसलिए मैंने हिम्मत करते हुए इस हवेली में जाने का सोचा। मैं चाहती थी सब ठीक हो जाए और मेरा डर खौफ भी दूर हो। मुझे आज अभी और इसी वक्त उस लाल हवेली जाना था क्योंकि देर करती तो मेरे अंदर का खौफ बढ़ता रहता। इससे पहले कि जिन्नात हमें कोई ज़बरदस्त नुकसान देते या मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाते, मेरा आज ही इनसे दो टोक बात करना ज़रूरी था। मैं उठी और आहिस्तगी से अपना पर्स उठाया और दुपट्टा कंधे पर फैलाकर कमरे से निकल आई। बालों की मैंने चोटियाँ बना रखी थी। मैं शोर किए बिना खामोशी से घर से निकली। मैं दिल में आयतल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। इस वक्त 12 बज रहे थे। मुझे लाल हवेली का रास्ता ठीक से याद नहीं था, लेकिन मुझे हर हाल में वो हवेली ढूंढनी थी। मैं पहले अपनी दुकान के पास पहुंची और फिर इसके मुखालिफ रास्ते चल पड़ी। पहले तो मैंने एक गलत रास्ते का चुनाव कर दिया था, लेकिन फिर दूसरी बार मैं ठीक रास्ते पर आ गई। दूर से मुझे वो हवेली नजर आई जो बड़ी ही दहशत से खड़ी थी। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने खुद को हौसला दिया कि मैं बहादुर हूँ और मुझे डरना नहीं है। अल्लाह मेरे साथ है। हिम्मत करके इस हवेली के करीब पहुंच गई। इसकी 10 बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थीं। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा भी बहुत बड़ा था। मैंने 2 बार दस्तक दी लेकिन दरवाज़ा खुल ना गया। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा मैं जायशा हूँ, मेहरबानी फरमाकर दरवाज़ा खोल दें, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने ये दरवाज़ा खोला खुद ब खुद खुल गया। अंदर से इतनी तेज़ और चमकदार रोशनी का इखराज हुआ कि मेरी आंखें चुंधे आ गई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई। मैं अंदर दाखिल हुई तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर तो इतना अंधेरा था लेकिन हवेली में दिन चढ़ा हुआ था। तख्त पर वो बूढ़ा आदमी और बुरी औरत बैठे हुए थे। ये हवेली अंदर से इतनी नई और खूबसूरत होगी मैंने सोचा ना था। पूरी हवेली उजाले में डूबी हुई थी। खूबसूरत कनीज़ें तख्त के पास खड़ी थी। 2 कनीज़ों के पास मोर के बड़े बड़े पर थे जिनसे वो इन दोनों जिन्नात को हवा दे रही थी। मुझे देखकर वो बुरी औरत यानी जिनजादी कहने लगी खुश आमदीद, आओ जायशा बैठो यहाँ। उसने मुझे ये एक सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं डरते डरते बैठ गई। फिर उसने अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि मेरे लिए खाना पेश किया जाए। उन्होंने फौरी खाना लगा दिया। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मेरी भूख जाग उठी। इस औरत ने मुझे खाना खाने का कहा लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं दिल में सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो इस खाने में जहर हो और ये खाना खाते ही मैं मर जाऊं और जिन्नात का बदला पूरा हो जाए। वो जिनजादी तख्त से उतर आई और मेरे सामने सोफे पर बैठ के और खाना शुरू कर दिया और कहने लगी डरो मत, इसमें जहर नहीं है। इसके बाद सुनकर मैं हैरान हुई। उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। खैर मैंने खाना खाना शुरू किया। उस जिनजादी की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। जब हमने खाना ख़त्म कर लिया तो वो कहने लगी बताओ जायशा, यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? उसने पूछा तो मैंने इससे इल्तिजा की कि मैं जान गई हूँ 19 साल पहले क्या हुआ था। आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई, मुझे अफसोस है, लेकिन यकीन करें मेरे पापा की नीयत बुरी नहीं थी। वो संग दिल नहीं थे। जब उनकी डेथ हुई मैं 20 साल की थी।
वो हमेशा बेजुबान जानवरों का ख्याल रखते थे। उस दिन जब आपकी बेटी बिल्ली के रूप में आकर मुझ पर हमला करने लगी तो मेरे अब्बू डर गए और उन्होंने बस इस बिल्ली को मुझसे दूर करना चाहा था, लेकिन अनजाने में वो औजार से टकरा गई, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। मैं चाहती हूँ अगर आपको लगता है आपकी बेटी की मौत के पीछे हम सब का हाथ है तो मुझे और मम्मा को माफ़ कर दे। हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे पास अब मर्द का सहारा नहीं है। मैं नहीं चाहती मैं और मम्मा एक दूसरे को खो दे। एक दूसरे के सिवा हमारे पास कोई नहीं, कोई सहारा नहीं हमारा इस दुनिया में। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। ये सब कहते हुए मैं रो पड़ी थी। अब मुझे अब्बू की याद आ गई थी। सब जिन्नात खामोशी से मुझे देख रहे थे। वो जिनजादी उठकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, हम जिन्नात आग के शोले से बने हैं, इसलिए गुस्से में आग के शोले की मांदी तेज है और जल्दी भड़क उठते हैं। हम समझ रहे थे कि मेरी बेटी आफिया की मौत की जिम्मेदार तुम्हारे घर वाले हैं, इसलिए मैंने और मेरे जिनजादे शोहर ने तुम्हारे घर वालों को परेशान किया। लेकिन बहुत देर से हमें एहसास हुआ गलती किसी की नहीं थी, गलती मेरी बेटी की थी। वो गुस्से की बहुत तेज थी और सिर फिरी भी थी। इसे इंसान पसंद नहीं थे, इसलिए वो इंसानों को परेशान करती थी। इस हकीकत के बारे में हमें आफिया की जिनजादी दोस्त शाजी ने बताया। शाजी इस वक्त वहीं मौजूद थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि गलती आफिया की थी। इससे सच्चाई मालूम हुई तो वो बहुत अफसरदा हुए। हम बहुत अफसोसदा हुए। दरअसल शाजी आफिया की मौत के मुंह में जाता देखकर डर गई थी और इस डर से इसकी हालत बिगड़ गई। काफ़ी अरसा वो कोमा में रही और जब होश आया तो इसने हमें हकीकत बताई। हमें बहुत शर्मिंदगी और हमने सोचा तुम्हारे घर वालों ने इसे माफ़ी मांगेंगे। जो हमने तुम्हें देखा मुझे तुम अच्छी ना लगी क्योंकि तुम एक मुसलमान हो और मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी का रास्ता इख्तियार नहीं करती, लेकिन तुमने किया। हमें लगा था तुम शायद जिन्नात के डर से पर्दा करना शुरू कर दोगी और नेक मुसलमान बन जाओगी, लेकिन तुम ना बनी। इसलिए मैंने तुम्हें इस हवेली में आने का को कहा ताकि तुम्हें सच्चाई बता सकूं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि तुम अब हमें अपना दोस्त समझो। वो जिनजादी अब खामोश हो गई थी, जबकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था जिन्नात इतने अच्छे भी होते हैं। वो कहने लगी, बेटा आयशा तुम हमारी बेटियों की तरह हो, आज रात तुम हमारे पास रह लो, हमें अच्छा लगेगा। मैंने इनका खलूस देखकर इजाब में सर हिला दिया। हम सारी रात बातें करते रहे थे। मैंने एक रात जिन्नात के घर गुजारी थी। वो जिनजादी कभी मुझे अपना महल दिखाती तो कभी कुछ दिखाती। इसने मुझे अगले दिन ढेर सारा सोना चांदी देकर रुखसत किया। मजीद वो कह रही थी कल रात हमारे घर आएंगी और मम्मा से भी माफ़ी मांगेंगी। मैंने इनके इंतज़ार में अगले दिन दुकान से छुट्टी कर ली। वो सब रात को घर आए थे। इन सब ने मम्मा से माफ़ी मांगी। मम्मा खुश थी और इनकी सारी फिक्र दूर हो जाती रही। मुझ पर इस जिनजादी की बातों का ये असर हुआ था कि मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया था। मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गई थी, मुनासिब लिबास पहनती थी, नकाब करती थी और अबाया पहनती थी। मज़ीद ये कि दुकान पर मैंने जानमाज और कुरान रख लिया था, जहाँ मैं नमाज पढ़ लेती थी और मुझे देखकर फायजा और सारा भी पढ़ने लगी थी। हमें जानवरों पर कभी तशद्दुद नहीं करना चाहिए, ना इन्हें तंग करना चाहिए। मैं इस बात का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे अब्बू ने जिनजादी के रूप में इस बिल्ली को नहीं मारा था, लेकिन अगर वो इसे मार डालते तो आज हम सब इन जिन्नात के अताब का शिकार हो जाते। अल्लाह के फजल और करम के बाद हम अब्बू की रहमदिली की वजह से बच गए थे। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।